ओके स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट टाइम वायरसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उसी के फर्दर प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे। एनवेलप हमने पढ़ लिया था। एनवेलप इज द ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर आउटसाइड द कैप्सिड। ठीक है, इसमें स्पाइक्स लगे होते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट allow the organism to attach with its specific host or the specific host cells। ठीक है, जिन सेल्स में उसने एक्टिविटी करनी है, जिन सेल्स में उसने जो है अटैक करना है, तो वहाँ जो है कुछ अटैचमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि होस्ट सेल के साथ जाके कंबाइन होते हैं और उसको अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं, प्लस उसकी पेनिट्रेशन फर्दर इन्फेक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फंक्शन या नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर आ जाता है। सॉरी, उसी एनवेलप के हम कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। एनवेलप प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम इफेक्ट ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड केमिकल्स। ठीक है, जब वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है या फिर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, तो उसके इर्द गिर्द डिफरेंट चीजें होती है जो कि उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है। या लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको अटैक करते हैं, जो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में जो कि उसको डिस्ट्रॉय या उसको डिस्ट्रॉय करने की जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म के पास प्रोटेक्टिव जो है स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक उसके पास कैप्सिड, स्ट्रॉन्ग कैप्सिड होगा या उसके पास एनवेलप भी प्रेजेंट होगा, तो ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव कर जाएगा इन हार्मफुल केमिकल्स और एंजाइम से। तो ऑर्गेनिज्म जो है इन स्ट्रक्चर्स एनवेलप की वजह से जो है एनवेलप ऑर्गेनिज्म को या वायरस को जो है डिफरेंट हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स और एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। इट इंट्रोड्यूस द वायरल डीएनए एंड आरएनए इनटू अ सूटेबल होस्ट। किस तरह से कहता है कि इनवेलप का एक फंक्शन ये भी है कि ये वायरस का जो डीएनए और आरएनए होगा वो भी इंट्रोड्यूस करवाएगा इनटू द सेल। वो किस तरह से करवाएगा? इनवेलप होगा, इनवेलप के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे वो होस्ट के रिसेप्टर के साथ मिलते हैं। फिर क्या होता है कि वो जब फ्यूज हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि जो उसका डीएनए होगा या जो भी उसका आरएनए होगा वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है होस्ट के सेल के अंदर। फिर इट आल्सो हेल्प इन अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन वही कि डीएनए और आरएनए जो है इंजेक्ट करवा रहे हैं इनटू द होस्ट सेल। इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ठीक है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करेंगे। जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसके पास ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, उसके पास ये जो इनवेलप होता है, इनवेलप के ऊपर भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे होता है क्या है कि जो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर देता है और फौरन से एक्टिवेट हो जाता है, बी सेल्स टी सेल्स बनाता है ताकि इस वायरसेस को जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। तो इट स्टिमुलेट इनवेलप की वजह से जो है बॉडी का जो है डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा। आपके जो डिफरेंट डिफेंस इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि फॉरेन पार्टिकल को या वायरसेस को जो है रिमूव किया जाए बॉडी से। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एट द कोर ऑफ अ वायरस। ठीक है, कोर ऑफ द वायरस या सेंटर ऑफ द वायरस जो उसका न्यूक्लिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। ठीक है, हमेशा वायरसेस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, कभी भी डीएनए और आरएनए साथ में नहीं मिलते। ये पॉसिबल हो सकता है कि जब ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ, सेल के अंदर उसने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया, तो फिर उससे डीएनए से उसने आरएनए वो जरूर बनाएगा, या अगर उसका आरएनए है तो हो सकता है आरएनए से वो डीएनए बना ले। लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेन आउटसाइड द होस्ट सेल या इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो वायरस होगा उसके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। नो
नेवर बोथ, कभी भी दोनों साथ नहीं होंगे। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम 4 to hundreds ऑफ जीन। ठीक है, अब आपको ये पता है कि न्यूक्लिक एसिड या जो डीएनए होता है वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजिनस बेसिस से बना हुआ होता है। ये नाइट्रोजिनस बेसिस मिलकर क्या, तीन मिलकर बनाती हैं जीन, एक जीन बनाती है। तो ये जो जीन्स होती हैं, इट इज पॉसिबल कि वायरसेस में ओनली 4 जीन्स प्रेजेंट हो, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट कि उसमें 100 और 100 से भी ज्यादा जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको जस्ट डीएनए मिल रहा है। वायरस में जस्ट डीएनए है या आरएनए है जिसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स होंगी। वो जीन्स क्यों होती है? वो जीन्स इसलिए होती है ताकि वो जीन उनको यूज करते हुए ऑर्गेनिज्म जो है अपनी रेप्लिकेशन करे। ठीक है, इट कैरी द ब्लूप्रिंट्स फॉर वायरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, वो जो जीन्स होती हैं उनका या न्यूक्लिक एसिड जो है उसका क्या फंक्शन है, उसके ऊपर जो जीन्स है वो डायरेक्ट करती हैं कि वायरसेस के कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे, कौन सा कैप्सिड बनेगा, किस शेप का कैप्सिड बनेगा, कैसे अरेंज होगा। और अगर कैप्सिड, अगर उसके पास इनवेलप की भी जीन्स है तो वो भी डायरेक्ट करेगा कि भाई इनवेलप भी बनेगा इस वायरस का। ठीक है, तो उसके सारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो यूनिट है वो उसका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। Genes are also present for synthesizing viral capsid. Viral capsid बनाने का है। Genetic material for regulating host cells actions and maturation. ठीक है, इसकी जो जीन्स होती हैं वो किस किस काम हो सकते हैं? एक तो कैप्सिड फॉर्मेशन के लिए होंगी। न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल को कैसे ट्रांसफर करना है, कि कौन सा क्या क्या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, क्या क्या प्रोटीन्स बनेंगी, इसकी जीन्स प्रेजेंट होंगी। उसके अलावा होस्ट सेल को किस तरह से कंट्रोल करना है, कैसे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, इसकी भी जीन्स जो है वायरसेस में या उसके न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होंगी। और प्लस एक वायरस कैसे मेच्योर होगा, एक मेच्योर वायरस किस तरह बनाया जाएगा, कितने क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होंगे, किस तरह से उसको असेंबल होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके न्यूक्लिक एसिड में होगी। उसके अलावा अदर देन ये तो सारे सिंपल स्ट्रक्चर हो गए, या क्या कह सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस की बात हो रही थी कि जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड लाजमी होगा। न्यूक्लिक एसिड में भी या डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा कैप्सिड उसमें लाजमी होगा। उसके बाद कैप्सिड के बाद आउटर कवरिंग जो कि इनवेलप है, वो जरूरी नहीं है सब में होगा, लेकिन इट इज अ कॉमन, कह सकते हैं कि कॉमन स्ट्रक्चर बहुत सारे वायरसेस में होता है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि हर वायरसेस में या बहुत सारे वायरसेस में नहीं होते, लेकिन कुछ वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्री फॉर्म्ड एंजाइम्स फॉर वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, वायरस के पास जो इस वायरस, तो हमने पढ़ा कि इसके पास जस्ट डीएनए होता है। सब कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं कि उसके पास न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ उसका जो प्रोटीन कोट है, इन बिटवीन द प्रोटीन कोट, सॉरी कैप्सिड एंड डीएनए, देयर आर सम वायरस एंजाइम्स प्रेजेंट। ठीक है, अब ये एंजाइम्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये एंजाइम्स कुछ कुछ वायरसेस में होते हैं, सब वायरसेस में ये एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। ये प्रेजेंट होते हैं फॉर वायरल रेप्लिकेशन। अगेन ये एंजाइम्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होंगे तो ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, वायरस की रेप्लिकेशन या वायरस की रिप्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करवा सकते। जब वायरस होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वायरस का जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करवाने में हेल्प करते हैं, या रेप्लिकेशन में या रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन से एंजाइम्स आ जाते हैं? पॉलीमरेजेस। पॉलीमरेजेस कौन से एंजाइम होते हैं? पॉलीमरेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं या डीएनए से आरएनए प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है पॉलीमरेजेस का काम होता है कि वो पॉलीमरेजेस जो है वो डीएनए सिंथेसाइज करते हैं।
इसके अलावा आ जाते हैं रेप्लिकेसेस। रेप्लिकेसेस भी जो है वो एंजाइम्स होते हैं जो कि आरएनए डीएनए से आरएनए बनाते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेस बहुत हम कह सकते हैं बहुत ही स्पेसिफिक वायरस में होते हैं, कुछ वायरसेस में होते हैं, ये बहुत ही डेंजरस किस्म के एंजाइम्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि आपने अक्सर ये सुना होगा डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, यही पता होगा कि डीएनए से हमेशा आरएनए बनता है। लेकिन वायरस एक वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है कि आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है। वायरसेस जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये एबिलिटी है कि जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो वो ये कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या काम है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है या डिवाइड करता है इनटू डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन से एक स्पेसिफिक वायरस में होता है? इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एड्स और एचआईवी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस में जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है, बाकी हर वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट नहीं होता। दूसरे जो आरएनए वायरसेस होते हैं, एडिनो वायरस हो गया या फिर जो है आरएनए वायरस कौन सा, हाँ ये कोरोना वायरस है, आरएनए वायरस है, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होता। सिर्फ एचआईवी और एड्स में जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होगा। लैक ऑफ जीन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स, ठीक है, ठीक है। और फिर ये भी बात है कि इसमें वो जो वायरसेस होते हैं उसमें जीन्स प्रेजेंट होती है फॉर रेप्लिकेशन के लिए। प्रोटीन उसके अंदर कुछ ऐसी जीन्स भी होती हैं जो कि उसका स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को मतलब डायरेक्ट करती है स्ट्रक्चर के भाई ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बनेगा वायरस का। लेकिन वायरसेस में जो है रेप्लिकेट सॉरी मेटाबॉलिक एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो एंजाइम्स जो कि और वायरस के लिए जरूरी है, उसके लिए एंजाइम्स होना जरूरी है, तो वो एंजाइम्स वायरस में से प्रेजेंट नहीं होते। तो वो एंजाइम्स जो है ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ये वायरस क्या करेगा, होस्ट सेल से लेगा और उसकी हेल्प से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जारी रखेगा। फिर आ जाते हैं मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। वायरसेस किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं? दीज आर सर्टेन स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए वायरसेस जो है रेप्लिकेट करेगा। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? कोई भी से एब्जॉर्प्शन से एक चीज होती है एब्जॉर्प्शन जो कि होता है ABSORP, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये है एड्सॉर्प्शन, ADSORP, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है अटैचमेंट, ठीक है। वायरस के जो रिसेप्टर्स हैं वो होस्ट के सेल के साथ जो अटैच हो रहे हैं उसे हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ये होता है कि वायरस जो है उसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है यहाँ पर, एड्सॉर्प्शन फर्स्ट स्टेप होता है कि वायरस का जो जीन्स है या वायरस के जो रिसेप्टर्स है वो आपके होस्ट के साथ एब्जॉर्ब होगा या अटैच होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एड्सॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप क्या होगा? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होगा कि उसके वायरस के पास जो डीएनए है आफ्टर अटैचमेंट वो क्या होगा कि जीन जो या उसकी जो न्यूक्लिक एसिड है वो इंजेक्ट हो जाएगा इनटू द होस्ट सेल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रेप्लिकेशन। एक सेकेंड।
अच्छा जी, नेक्स्ट हो जाएगा रेप्लिकेशन। क्या होगा कि वायरस जो है होस्ट के सेल के अंदर चला गया है। अब वायरस के पास अपनी जीन्स है, उसके पास अपना आरएनए है, उसके पास अपना डीएनए है। वो जीन्स से जो है वो उसकी जीन्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगी जैसे होस्ट सेल के अंदर जाएगा, एक्टिवेट होंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो है वायरस अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा और अपना जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करेगा। एक से दो आरएनए बन जाएंगे, तो एक से दो डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा। प्लस वो अपनी जो है स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, असेंबली। उसके बाद जो है जो भी उसने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो नेक्स्ट स्टेप में असेंबली और मैचुरेशन में क्या होगा, जो भी उसके स्ट्रक्चर्स बने होंगे, उसकी टेल बनी होगी, उसका कैप्सिड बना होगा, वो सब एक जगह आके जो है असेंबल होंगे और जो है फर्दर उसकी मैचुरेशन होगी। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। जब बहुत सारे वायरसेस पार्टिकल जो है सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो वायरस पार्टिकल्स जो है सेल को ब्रस्ट कर देते हैं और सेल में से जो है सेल को ब्रस्ट करके, सेल को लाइस करके, सेल की डेथ करके उस सेल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो सेल को बिल्कुल बेकार कर चुके हैं। सेल के अंदर जितनी भी उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी थी वो सब कर चुके थे। अब उस सेल की उनको जरूरत नहीं है, तो उस सेल से वो निकल कर बाहर वो दूसरे सेल को अटैक करेंगे ताकि उन दूसरे सेल्स में भी इंफेक्शन कॉज कर सके, मैच्योर फर्दर एप्लीकेशन कर सके। तो ये जो है ये कुछ स्टेप्स थे जिसमें वायरस की रेप्लिकेशन होगी। अच्छा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है वायरल मल्टीप्लिकेशन की या वायरल रेप्लिकेशन की। क्या हो रहा है इसमें कि ये एक वायरस है। सबसे पहला स्टेप इसने क्या किया, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या है, अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल यहाँ पर क्या लिया हुआ है, बैक्टीरियल सेल लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ये बैक्टीरियल सेल लिया हुआ है, ये वायरस है जो कि आपके होस्ट के साथ एड्सॉर्ब हो रहा है या अटैच हो रहा है। अच्छा जी, बैक्टीरियोफेज होगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैच होगा या एड्सॉर्ब होगा टुवर्ड्स टू द इट्स होस्ट, दैट इज कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फिर अच्छा जी, जैसे ही ये अटैच हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये इसका जो वायरस का डीएनए था इसने इंजेक्ट कर दिया इनटू द होस्ट सेल। दिस इज द वायरल डीएनए जो कि होस्ट हो गया। ये बैक्टीरिया का जो है अपना या होस्ट का अपना क्रोमोसोम है, डीएनए है, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब ये जैसे ही एंटर होगा होस्ट सेल के अंदर, ये क्या करेगा, टेक होल्ड ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम और क्या करेगा, समटाइम्स ये जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसके साथ जो है बस उसकी एक्टिविटी होल्ड कर लेता है और अपने मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देता है। अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो है वो बनाना शुरू कर देता है। जैसे बैक्टीरिया होगा तो उसके पास भी पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेजेस होंगे ताकि वो अपने बैक्टीरिया अपना डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज बना रहा होगा। तो वायरस क्या करेगा, उसके डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हुए अपने जो उसका न्यूक्लिक एसिड है उसको बनाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको ब्लू कलर में वायरल डीएनए नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट ये क्या करेगा, दूसरा ये एक तो ये अपने डीएनए रेप्लिकेट करता रहेगा, प्लस वो अपने उसकी स्ट्रक्चर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगी, एंजाइम्स बनेंगे और वो अपना जो है स्ट्रक्चर्स भी बनाना शुरू कर देगा। यानी वो अपना टेल, जैसे कि ये बैक्टीरियोफेज है तो इसके पास टेल भी है, इसके पास जो है हेड भी है, इसके पास कैप्सिड भी है। तो फिर ये अपने कैप्सिड, टेल और ये सारे प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, असेंबली एंड मैचुरेशन में क्या होगा कि ये जो इसने अपना स्ट्रक्चर बनाया था, टेल बनाया था, हेड बनाया था, जो इसकी फाइबर्स बनाए थे, वो सब एक जगह आकर असेंबल होंगी। मैचुरेशन में क्या होगा, असेंबली के बाद जो है पूरा एक वायरल पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, एक जगह असेंबल होके हेड, टेल और उसके दूसरे फाइबर्स जो है वो सब एक जगह मेच्योर होंगे और पूरा वायरल पार्टिकल बनेगा। जब बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे, सेल को ब्रस्ट करेंगे और सेल से बाहर निकल जाएंगे।
अगर इन्वेलप वायरस होगा तो वो क्या करेगा, सेल को ब्रस्ट नहीं करेगा, वो एक छोटा सा बड बना देगा, इस वायरस के इर्द गिर्द एक छोटा सा बड बना देगा, और वो जो बड होगा जब यहाँ से डिटैच हो रहा होगा, होस्ट सेल से डिटैच हो रहा होगा, तो वो उसका इन्वेलप बन जाएगा। फिर फर्दर उस इन्वेलप के ऊपर सारी एंटीजेंस या उसके सारे रिसेप्टर्स या उसके आ जाएंगे, उसके साथ रिसेप्टर्स आकर अटैच हो जाएंगे, जो कि वायरस को फर्दर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये तो वायरस रेप्लिकेशन की बात हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस। ठीक है, वायरसेस जो है किस तरह से इम्पोर्टेंट है। These are the vehicles of treating infectious diseases. ठीक है, different infections, different diseases को जो है ट्रीट करने के लिए हम वायरसेस यूज कर सकते हैं। ऑल्दो के वायरसेस जो है हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, स्टिल हम वायरसेस को यूज करते हुए जो है अपना मतलब हम इन इन्फेक्शन को और इन डिजीजेस को इन इन्फेक्शन और इन डिजीजेस को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। दे एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स लाइक इन्फ्लुएंजा, पोलियो एंड मीजल्स। ठीक है, तो वैक्सीन्स जो बनाई जाती है, वैक्सीन्स जो बनाई जाती हैं वो वायरसेस को ही यूज करते हुए बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, मीजल वैक्सीन है। मीजल वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई जाती है वो वायरल पार्टिकल से ही बनाई जाती है। वो किस तरह से बनाई जाती है कि ये जो वायरल पार्टिकल होते हैं होस्ट सेल से इनको लिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, इन वायरल पार्टिकल्स को डीएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, इनको जो है इनकी टॉक्सिसिटी, इनकी विरुलेंस जो होती है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, जब उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है, इतनी कम की जाती है कि वो मतलब कोई पॉइजन या कोई होस्ट के जब मतलब वो कोई जो है टॉक्सिक इफेक्ट ना दे सके। ठीक है, लेकिन वो इतने होते हैं एक्टिवेटेड, या वो इतने उनको रखा जाता है कि जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे दोबारा तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो होता यही है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। बेसिकली होता यही है कि आपका खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, उसको एक्टिवेट करवाना होता है। इम्यून सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है, आपके एंटीबॉडीज बनती हैं, आपके जो है टी सेल्स और बी सेल्स बनते हैं, वो फौरन से जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स को अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, वो वायरसेस को अटैक करते हैं, उन सेल्स को अटैक करते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, और उन सेल्स को जो है या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिक फंक्शन, या आप कह सकते हो कि बेसिक काम क्या करना होता है वैक्सीन का इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है बाय इंजेक्टिंग द वायरसेस। तो वैक्सीन जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है या पोलियो वैक्सीन है, ये जो है डीएक्टिवेटेड वायरसेस ही होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है, पोलियो वायरस ही होता है, जो कि क्या करता है कि जो है डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, और बॉडी ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो है आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो अपनी फर्दर बेस्ट एक्टिविटी देगा, और जो है आपको वायरसेस उससे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा न्यू टाइप ऑफ इंजीनियर्ड वायरसेस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, न्यू टाइप ऑफ वायरसेस बनाए जाते हैं जिसमें क्या करता है कि उसकी जेनेटिक मेकअप होता है, उसकी जो वो जीन्स होती हैं, वो जीन्स जो पैथोजेनिसिटी करी है या टॉक्सिक इफेक्ट करी है या सेल को लाइज करी है, सेल को ऐसे सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर रही है, उन जीन्स को निकाल दिया जाता है। ठीक है, उन जीन्स को निकाल दिया जाता है, और जो बेनिफिशियल और अच्छी जीन्स जो होंगी उसके अंदर अटैच कर दी जाती है, ताकि ये वायरस क्या करे कि जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उस बैक्टीरिया को रिमूव करने में भी हेल्प करे। तो ये हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस सच एज सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक डिजीजेस हैं, इनको ट्रीट करने के लिए भी वायरसेस यूज होते हैं।
म्यूटेंट एडिनोवायरसेस दैट टारगेट द कैंसर सेल्स। ठीक है, एक एडिनो वायरस बनाया गया है जिसको इन्होंने म्यूटेंट फॉर्म दी गई है। एडिनो वायरस था, ठीक है, उसको म्यूटेट किया गया, उसकी कुछ जीन्स निकाल दी गई, उसकी जीन्स में कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई। अब वो वायरस जो पहले जो है होस्ट सेल को नुकसान पहुंचा रहा था, अब वो जो है फायदा पहुंचाएगा, कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करेगा और उन कैंसर सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि कैंसर सेल्स जो होते हैं जब तक बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा मल्टीप्लाई कर, कैंसर सेल्स जो होते हैं ना वो ऐसे सेल्स होते हैं कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सेल्स को अगर जो है कंट्रोल नहीं किया जाता ना तो फिर फर्दर कैंसर जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो इन सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए जो है म्यूटेटेड एडिनो वायरस बनाया गया। तो ये एडिनो वायरस जो है क्या करता है कि इन सेल्स को खा जाता है, इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फर्दर कैंसर जो है बढ़ता नहीं है। तो रिसर्चर्स ने जो है म्यूटेटेड एडिनो वायरस बनाया टू कंट्रोल दीज कैंसर सेल्स। उसके अलावा यूज ऑफ बैक्टीरियोफेजेस टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमें ये पता है कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने तो ऐसा क्या किया कि इन्होंने जो है बैक्टीरियोफेजेस बनाए या वो वाले वायरसेस बनाए जो उसकी उस वायरसेस की जो अपनी टॉक्सिसिटी थी उसको जो है रिमूव किया, उस जीन्स को, उनकी जीन्स रिमूव की। अब ये जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, जहां जहां बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उस बैक्टीरिया को अटैक करेंगे, उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, होस्ट सेल को कोई होस्ट के सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया के सेल को नुकसान पहुंचाएंगे। और वो कैसे होगा, इनके पास जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे वो बैक्टीरिया के लिए ही होंगे, वो होस्ट सेल के लिए नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है वायरसेस डिफरेंट, इसके इम्पोर्टेंस है, मेडिकल इम्पोर्टेंस वायरसेस की बहुत ज्यादा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक।